हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भी क्लास 12th के लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से ही रहेगा। इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, अब उसी के कुछ एक पॉइंट्स की आज डिस्कशन हम लोग करते हैं। बेसिकली पिछले सेशन में आपने देखा था कि किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉयल जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो, तो देखा था कि टार्क प्रोड्यूस होता है। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम पाते हैं कि जो लैब में हम लोग जो रीडिंग वगैरह या डिफ्लेक्शन वगैरह देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, खास करके एमीटर और वोल्टमीटर, जो कि फॉर्म किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो स्पेशली देखें तो गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल है टॉर्क वाला। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन और कुछ वर्किंग वगैरह का जो है फार्मूला निकल के क्या आता है। तो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। यानी किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट यानी है अवेलेबल, इस बात का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। और ये कैसे इस बात को बताता है? बाई शोइंग द डिफ्लेक्शन इन द निडल। अगर इसमें जो निडल लगी हुई है वो अपना डिफ्लेक्शन दिखाती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अब यह है कि प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल वही जो अभी पिछले सेशन में हम लोगों की बात हो चुकी है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ the torque. That means when a current carrying coil is kept in a uniform magnetic field, then it experiences a torque. यानी यही इसका प्रिंसिपल रहेगा कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल जो है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो वो एक टार्क को एक्सपीरियंस करेगी, जो कि टाउ इज इक्वल टू NI/AB से दिया जाएगा। और इस टार्क की वजह से उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ एक बात और आ जाती है, ये जो टॉर्क जो यहाँ पे लगा ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगा, यानी देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है। और स्प्रिंग एक साथ में लगा रहता है ताकि निडल जहाँ तक गई है वो फिर से रिकवर करके अपनी पोजीशन में वापस आ सके। यानी जिसको हम लोग जो है कह सकते थे कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स जो लगता है, यानी वो इसमें फुलफिल हो सके। तो इसके लिए जो स्प्रिंग लिया जाता है उसका जो एक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी उसका टॉर्सनल रिजिडिटी जो है वो उसमें होना चाहिए अच्छा, जिसको बेसिकली हम लोग कैपिटल C से लिख लेते हैं। और जो टॉर्सनल रिजिडिटी है स्प्रिंग की, यानी उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, टेंसिलिटी होगी, यानी वो अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए रेडी है। टेंसाइल है, कितना टेंसाइल है वो। तो ये उसकी क्वालिटी ज़रूरी है ताकि निडल जो है अपनी पोजीशन पे वापस आ सके। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या होगा हमें कि एक तरफ तो हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम में जो लगने वाला टॉर्क जो है वो मैग्नेटिक टॉर्क होना चाहिए NI/AB, और दूसरी तरफ उसको मैकेनिकल टॉर्क जो है वो वही टॉर्सनल रिजिडिटी जो है स्प्रिंग की C से जो लिखते हैं वो, और कितने एंगल तक ये घूम गई, यानी थीटा एंगल अगर डिफ्लेक्ट कर गई है तो C/थीटा, ये मैकेनिकल टॉर्क हुआ C/थीटा। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट बनना चाहिए? जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो टॉर्क हो रहा है NI/AB, यानी मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू द मैकेनिकल टॉर्क। यहाँ पे इनको बैलेंस होना चाहिए इन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, यानी ये दोनों आपस में बैलेंस कर जाए। तो एक तरफ NI/AB तो एक तरफ रहेगा C/थीटा। तो वहाँ से अगर देखें तो थीटा यानी जो डिफ्लेक्शन जो हुआ टॉर्क की वजह से, तो थीटा आ जाएगा NAB/I/C। तो बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है दिए हुए इंस्ट्रूमेंट के लिए, NAB और C। सीधा सीधा थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I बोला जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका अलग करंट की वैल्यू अगर लीनियरली बढ़ाई जा रही है,
यानी प्रॉपरली बढ़ रही है तो डिफ्लेक्शन भी बराबर ही बढ़ेगा, वो कम ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं रखेगा। तो ये लीनियर सिचुएशन कैसे बनाई रखी जा सके, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसकी डिज़ाइन में थोड़ा ये ध्यान देते हैं कि यानी जो कॉइल ली गई है वो तो सिलेंड्रिकल ली ही गई है, बीच में जो देख रहे हैं कॉइल और उसका कोर, साथ ही साथ इसको जिन मैग्नेट के बीच में रखा गया है वो खुद सर्कुलर शेप के हैं, उसके नॉर्थ और साउथ फेसिंग जो है वो सर्कुलर शेप के हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये निकलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अब आप सोचें तो उस फील्ड का क्या फ़ायदा है, तो उस फील्ड का ये फ़ायदा है कि अगर यही मैग्नेट के जो पोल थे अगर ये रेक्टेंगुलर लिए गए होते, यानी सीधी सीधी लाइन वाले होते, तो कॉइल का जो सेंटर कोर वाला हिस्सा है वो हर तरफ से जो है वो मैग्नेट से बराबर दूरी पे नहीं होता है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा दूरी होती। लेकिन सर्कुलर अगर लिया गया है तो सर्कुलर में आप जानते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ हर तरफ चाहे कितना भी खींचे, तो चाहे कितना भी खींचे हर तरफ से जो है वो बराबर दूरियां पड़ेंगी। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि अगर हम सर्कुलर मैग्नेट लेते हैं तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चूँकि यूनिफॉर्म रहेगी चारों तरफ से, तो इसलिए वो जो हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन को रीड आउट करने के लिए या रीडिंग को रीड आउट करने के लिए जो एमीटर या वोल्टमीटर बनाएंगे तो उसमें जो डिविजन्स होते हैं वो कम और ज़्यादा स्पेस के नहीं रखने पड़ेंगे, यानी वो इक्वल स्पेसिंग के रहेंगे। दैट मीन सीधा सीधा कहें टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म and the separation between the divisions is also equal, तो फॉर दैट पर्पस वी शुड टेक हियर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो चूँकि सेंटर से बराबर दूरी पे होगा हर तरफ से पॉइंट, तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, तो ये इसका फ़ायदा निकलता है। तो बाकी साइड में आप देख सकते हैं, तो एक तरफ तो मैग्नेटिक टॉर्क हो गया था NIAB और एक तरफ जो है वो मैकेनिकल टॉर्क हो गया था C थीटा, जहाँ पे C जो है टॉर्सनल रिजिडिटी थी स्प्रिंग की। मटेरियल जितना ज़्यादा हार्ड होगा, जितना ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा उसका जो है टॉर्सनल रिजिडिटी ज़्यादा होगी, और ये एक स्प्रिंग के लिए ज़रूरी है ताकि वो वापस अपनी पोजीशन पे जा सके जब करंट उससे सप्लाई ना दी जा रही हो गैल्वेनोमीटर में तब। तो यहाँ पे थीटा हमको मिल गया था, थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, यानी स्केल लीनियर बनाया जा सकता है। अगर करंट लीनियर है तो इक्वल स्पेसिंग के जो है वो डिवीज़न दिए जा सकते हैं। और ये कब, जब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लें, इसके लिए हमको सिलेंड्रिकल मैग्नेट की ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद बात आती है कि फिगर ऑफ मेरिट क्या है। तो फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली ये है कि यूनिट डिफ्लेक्शन के हिसाब से जो है कितना करंट हमको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो 1 डिग्री तक घूम जाए, यानी 1 डिवीज़न तक घूम जाए। तो इसके लिए जितना करंट हमने पास किया हुआ होगा वो उसका फिगर ऑफ मेरिट कहलाएगा। तो ये एक तरीके से रेशियो हो गया, यानी क्या कह सकते हैं, द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीज़न, ठीक है, इन द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर पे 1 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन देने के लिए जितना करंट देनी पड़े, तो उस दशा में ये जो रेशियो आएगा I/थीटा, तो ये जो है वो फिगर ऑफ मेरिट कहलाएगा I/थीटा। और I/थीटा की वैल्यू आसानी से हम इस फार्मूले से देख सकते हैं। I/थीटा हो जाएगा C/NAB, C/NAB। उसके बाद दो और बातें आ जाती हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव होने का मतलब है कि यूनिट वैल्यू के लिए वो कितना रीडिंग देने को रेडी है। यानी ये दो तरीके की सेंसिटिविटीज़ होती हैं, एक तो करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि यूनिट करंट देने पे जो है वो कितना डिफ्लेक्शन देगा। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट करंट, यानी यूनिट करंट अगर हम पास करा रहे हैं तो उसकी निडल कितना डिफ्लेक्शन देने वाली है, तो ऐसा कहलाएगा करंट सेंसिटिविटी, यानी θ/I। तो डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट, तो θ/I। अब θ/I की वैल्यू अगर इस फार्मूले से ही जाए तो θ/I हो जाएगा C/NAB, जो कि हुआ जा रहा है
आई सी अपॉन वो एन ए बी अपॉन सी हो गया। ठीक उसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये थीटा अपॉन वी हो जाएगा। यानी फॉर यूनिट पी डी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूनिटी रखा जाए तो यानी पर यूनिट वोल्टेज के लिए या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसकी जो निडल है वो कितना डिफ्लेक्शन देने वाली है, तो थीटा अपॉन वी जो है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगी। अब अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एन ए बी अपॉन आर सी, यहाँ पे आर जो है वो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, और अगर इसकी जगह हम रखें तो आर की जगह आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो थीटा अपॉन वी में वी की जगह आई आर जब रखा है तो आई आई कट चुका है वहाँ से, तो आर सी तभी बचा हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना चाहें तो कौन कौन से फैक्टर जो है ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, और ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना चाहें तो कौन कौन से फैक्टर ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। तो हम ये जैसा कि फार्मूले में देख रहे हैं तो वो कुछ लिमिट तक सारी बातें इसमें प्रॉफिट दे जाएंगी, लेकिन बड़ी लंबे स्केल तक सारी बातें अपना प्रॉफिट नहीं दे सकती। जैसे नंबर ऑफ़ टर्न की बात करें तो नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई तो जा सकती है, बट टर्न बढ़ाएंगे तो कॉयल जो है पहले के मुकाबले हैवी ज़्यादा होती जाएगी, यानी सेंसिटिविटी कुछ हद तक कॉयल के लोड की वजह से फिर डाउन हो जाएगी। इसका मतलब एन को बढ़ा तो सकते हैं बट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कुछ एक सीमा तक। ठीक उसी तरीके से कॉयल के एरिया एक ही बात आ जाती है। अगर कॉयल का एरिया ज़्यादा ले लेंगे तो भी बात वही है कि सेंसिटिविटी बढ़ा तो सकते हैं, बट एरिया ज़्यादा होने की वजह से साथ ही साथ उसका लोड भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी सेंसिटिविटी बढ़ने पे बहुत ज़्यादा हम सोचें कि फ़र्क आ चुका होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ पाएगा। बी की वैल्यू सीधा अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि वो तो लिया गया मैग्नेट है जो कॉयल के दोनों साइड में को नॉर्थ साउथ फेसिंग करके लगाया गया है। हाँ, इसका इफेक्ट सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि इससे कॉयल के थिक होने का, हैवी होने का कोई चांस नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी जो है एन ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करती है, लेकिन एन और ए को हम बहुत ज़्यादा सीमाओं तक नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ बी की वैल्यू हमारे कंट्रोल में है जो कि अच्छे रिजल्ट्स देगी। ठीक इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी में आ जाएं तो वहाँ भी बात यही लागू है, और एन वाले के साथ में थोड़ा वोल्टेज सेंसिटिविटी में करंट सेंसिटिविटी से थोड़ा अलग भी लागू है। यानी एन की वैल्यू बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी तो कुछ हद तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी का उस दशा में करंट सेंसिटिविटी से कोई लेना देना नहीं होगा अगर हम एन की वैल्यू बढ़ाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो में एन बढ़ाएंगे यानी वायर की लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक उसी रेशियो में हम पाएंगे कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ चुका होगा, और आर को बढ़ा हुआ अगर हम पाएँ तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस उतना ही ऑफर होने लगेगा। यानी जिस रेशियो में लेंथ बढ़ाएंगे उसी रेशियो में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में ऑफर ज़्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट वहीं का वहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो बी वाला फैक्टर सबसे अच्छा रोल अपना प्ले कर सकता है। तो अब हमने आपको जो है गैल्वेनोमीटर के अबाउट बताया, और साथ ही साथ थोड़ा इसके हम लोग कन्वर्जन पे भी ध्यान दे सकते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर एज वेल एज अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो थोड़ी हम लोग इस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। बेसिकली देखें कि अमीटर होता क्या है। अमीटर एक्चुअली जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए बनाया गया होता है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के आते हैं। कुछ तो एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं यानी जो मिली एम्पियर में करंट को मेजर कर सकते हैं, और कुछ और भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जो कि माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर कर सकते हैं। यानी एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी ये करंट को मेजर करने के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये है कि एमीटर को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहली बात तो इसका वर्क तो हो गया कि किसी भी सर्किट में करंट की जो है प्रेजेंस को पता लगाने में कि उसकी वैल्यू क्या है रीड कर सके हम, उस काम ये आता है। और चूँकि इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं
ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू सीरीज में सेम रहती है, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने का एक ही पाथ मिलता है, तो करंट की वैल्यू सीरीज में सेम रहती है। और अब गैलोनोमीटर को जो है हम कुछ बदलाव करके एमीटर में चेंज करते हैं। वो बदलाव क्या है? दरअसल गैलोनोमीटर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कॉइल की, उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। यानी गैलोनोमीटर की कॉइल की जो अंदर की स्ट्रक्चर है, उसमें उस कॉइल के पैरेलल के टर्मिनल पे क्या लगा दिया जाता है? एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। उससे ये है कि इसके पैरेलल वाले हिस्से से होके कॉइल के कि कोई भी थोड़ी भी अगर करंट है वो पास ना कर सके। सारी की सारी जो चार्ज की वैल्यू है, जो करंट की वैल्यू है, वो सीरीज से होके ही गुजरे, ताकि एमीटर अपनी सारी की सारी वैल्यू सही से सही दे सके और उसका मोटिव फुलफिल हो सके। तो एक डिज़ाइन में सबसे बड़ी ज़रूरत आपको क्या ध्यान रखनी है? चूँकि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, तो जो बदलाव किए गए होंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो पैरेलल में किए गए होंगे। और एक आइडियल एमीटर अगर बोलें, तो एक आइडियल एमीटर की जो अपनी रेजिस्टेंस है उसके कॉइल की, वो जीरो होनी चाहिए। यानी अगर वो अपना रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा तो मैक्सिमम वो करंट की वैल्यू जितनी उससे होकर गुजर रही वो सारी पढ़ेगा, और अगर वो अपना रेजिस्टेंस ऑफर करने लगा तो सही वैल्यू करंट की पढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक अमीटर के रेजिस्टेंस जो है वो लो से लो होनी चाहिए, यानी जितनी कम से कम हो वो ही उसके लिए अच्छा है। तो फिर एक आइडियल के लिए हमको कहना पड़ता है कि रेजिस्टेंस जो है उसकी कॉइल की शुड भी जीरो होनी चाहिए। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर कैसे करेंगे? तो देखें, ये डिज़ाइन इसकी दिखाई गई है। अब अमीटर ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाने लगेगी, डॉटेड वाली पूरी स्ट्रक्चर अमीटर कहलाने लगेगी। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है उसका अपना रेजिस्टेंस RG से दिखाया गया है। अब उसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है RS, यानी सीरीज में चूँकि अमीटर को लगाना ही पड़ता है, तो इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में अंदर इसके कॉइल के साथ में लगानी पड़ेगी। RS सिंबल S फॉर शंट कहते हैं। छोटी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग शंट भी बोल सकते हैं, इसलिए सिंबल RS ले लिया गया है। अब देखें, आने वाली करंट I अगर आ रही है कहीं से सप्लाई की, तो A वाले पॉइंट पे जंक्शन पे वो ब्रेक हो जाएगी। एक करंट का हिस्सा जो है वो IG यानी गैल्वेनोमीटर के कॉइल की तरफ निकल जाएगा, और बाकी बचा I माइनस IG, वो इस रेजिस्टेंस यानी शंट रेजिस्टेंस के थ्रू होके इधर जाना चाहेगा। ठीक है, इस तरीके से इस डिवीज़न को अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि वोल्टेज जो है दोनों तरफ की, अगर हम IG और RG एक तरफ लें, चूँकि पैरेलल में लगे ना, RG और RS पैरेलल में है, तो पैरेलल में चूँकि वोल्टेज सेम रहती है, इसलिए RG के अबाउट वोल्टेज और RS के अबाउट वोल्टेज इक्वल कर देंगे। बस यही करना है यहाँ। तो RG के अबाउट वोल्टेज V इक्वल टू IR होता है, यानी IG RG, और RS के अबाउट वोल्टेज यहाँ भी IR लगा दें, तो I का मतलब यहाँ I माइनस IG, और R से मतलब है RS से, तो RS आ जाएगा IG अपॉन I माइनस IG, और साथ में ब्रैकेट के बाहर RG। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। शंट की मीनिंग आप ध्यान रखें कि स्मॉल वैल्यू के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग शंट कहते हैं। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस सारी मिला के कितनी होगी, यानी नेट या रिजल्टेंट। तो भाई एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, हम उसको ले लेते हैं, और एक यही जो शंट वाला RS निकला उसको ले लेते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, है ना। तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा दें, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS। तो उससे R इफेक्टिव निकल के आ गया अपने पास RG RS अपॉन RG प्लस RS। इस तरीके से हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। अब यहाँ भी थोड़ा हम लोग और अगर सॉल्विंग पे जाएं तो हम ये पाते हैं कि सिंस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस RG इट इज़ वेरी ग्रेटर इन कंपेयर टू RS, क्योंकि RS एक शंट रेजिस्टेंस है, और एक आइडियल वैल्यू के लिए तो बोलेंगे कि RS की वैल्यू सबसे कम हो, कम से कम हो, यानी RS जो है बहुत ही छोटा है RG के कंपेयर में। तो अगर ये छोटा है तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं, RG प्लस RS जो है इसको मिला के लगभग RG ही लिख सकते हैं। RG प्लस RS में अगर RS बहुत छोटा है तो इसको
इग्नोर कर दें, यानी आर जी प्लस आर एस को लगभग आर जी ही लिख सकते हैं। तो आर इफेक्टिव क्या बन जाएगा, अभी पिछले पेज पे देखा आपने पिछले पेज पे ये देखा है कि आर इफेक्टिव जो था वो आर जी आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस था। तो आर जी आर एस ऊपर तो ऐसे रहेगा, नीचे आर जी प्लस आर एस में नीचे वाला आर एस हटा दें, क्योंकि दोनों को मिला के नीचे आर जी के बराबर ही होगा। तो ऊपर रहेगा आर जी आर एस और नीचे रहेगा आर जी कट जाएगा, सिर्फ आर एस रह जाएगा, यानी आर इफेक्टिव आर एस के बराबर रह जाएगा, ये रहा। तो देयरफॉर एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, यानी आर इफेक्टिव कितना लगभग आएगा, संट के बराबर। और संट एक्चुअली क्या थी, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, और एक आइडियल के लिए इतना लो कि कह देंगे कि उसका रेजिस्टेंस 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक बातों को आप हमेशा ध्यान रखें कि एक एमीटर को हम सर्किट में करंट की रीडिंग को पढ़ने के लिए हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, क्योंकि करंट को पास करने के लिए, चार्ज को पास करने के लिए एक ही पाथ मिलता है सीरीज में, तो सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, और इसमें जो बदलाव गैल्वेनोमीटर में करने पड़ते हैं कि एक एमीटर बन जाए, तो उसके लिए उसके पैरेलल में बदलाव करने पड़ते हैं। उसके पैरेलल के साथ एक लो वैल्यू की एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस भी कह सकते थे। अब उसके बाद हम लोग वोल्टमीटर की भी बात कर लेते हैं कि वोल्टमीटर क्या है। तो ये भी एक ऐसा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर करते हैं। और बेसिकली जो है ये सर्किट में पैरेलल हम लोग लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, हम सभी जानते हैं। तो अब गैल्वेनोमीटर में क्या बदलाव किए गए होंगे कि एक वोल्टमीटर बदल जाए, ये एक वोल्टमीटर में बदल जाए। तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है अंदर की, उसमें सीरीज में बदलाव करने पड़ते हैं, यानी वोल्टमीटर को बाहर सर्किट में पैरेलल में चूंकि लगा रहे हैं, तो बनाया ये कैसे गया होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल है उसके सीरीज में आपको उल्टा ध्यान रखना पड़ेगा। जो जहाँ लगता है बाहर के सर्किट में, उससे उल्टा वहाँ बदलाव आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्यों, उसका कारण भी है। उसका कारण भी अभी हम आपको समझाते हुए चले थे एमीटर में भी, कि उसको सीरीज में लगाते हैं, इसका मतलब अंदर की कॉइल में पैरेलल में बदलाव किया गया है और पैरेलल में कोई भी करंट ना जाए, ताकि इसको पूरी की पूरी वैल्यू पढ़ने को मिल जाए। वही हाल यहाँ वोल्टमीटर के साथ है, क्योंकि इसको पैरेलल में लगाते हैं, इसका मतलब इसके सीरीज से होके अंदर कॉइल में सीरीज से होकर कोई करंट पास ना करे, उसको पूरी तरीके से रोका जा सके, इसलिए इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। बट फ़र्क इतना है कि ये एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी। क्यों, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ मिलता है और वो सीरीज से होकर गुजरती है, ये हमें मालूम है। इसका मतलब सीरीज में कोई भी करंट की वैल्यू ना रह जाए, और जबकि मैक्सिमम करंट सीरीज से ही होकर गुजरनी है, यानी उस मैक्सिमम करंट को रोकना है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस लेंगे वो भी मैक्सिमम वैल्यू का चाहिए हमें। तो वोल्टमीटर की जो कॉइल में अंदर गैल्वेनोमीटर जो था उसमें जो बदलाव करने होते हैं, तो कहाँ करते हैं, उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। हाई वैल्यू बोलें तो एक आइडियल के लिए हमको कहना पड़ेगा कि इनफाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, कहाँ, सीरीज में। तो ये कंस्ट्रक्शन इसकी ऐसी हो जाएगी। देखें, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी है, सर्कल में दिखाया गया, और इसी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा लिया कैपिटल आर। अब चूंकि ये संट नहीं है, संट को स्मॉल आर एस से दिखाए थे, आर स्मॉल था यानी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, और एस फॉर संट के लिए था। यहाँ एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस ले रहे हैं, उसको कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, और कहाँ ली गई है, सीरीज में। तो गैल्वेनोमीटर के साथ में उसकी कॉइल के साथ में एक सीरीज में ये रेजिस्टेंस डाल दी गई, और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई, यानी ये कह सकते हैं कि अब पूरा जो थीम बन गया वो एक वोल्टमीटर का थीम बन गया। तो अब इसमें देखें कंसिडरेशन कि टोटल पोटेंशियल V जो है, अच्छा आने वाली करंट का देख सकते हैं कि IG वाली करंट एक ही रास्ते पे जा रही है, तो IG की IG ही बनी रहेगी। तो देखें टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू IG प्लस आर, सॉरी V इज इक्वल टू IR होता है, तो वो लगा दें V इज इक्वल टू IGR प्लस IG और RG। हम IG कॉमन ले लें, R प्लस RG हो जाएगा। तो R प्लस RG इज इक्वल टू V अपॉन IG, या R निकाल लें तो V अपॉन IG माइनस RG हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें इफेक्टिव वैल्यू के लिए, तो हमें कहना पड़ेगा कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विच मस्ट बी कनेक्टेड इन द सीरीज टू द
टू द कॉइल ऑफ द वोल्ट मीटर, जो कि हमको 0 से V रेंज का अगर बनाना है तो। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अगर बोलें तो चूँकि सीरीज में लगी हुई है आर जी के साथ में आर, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव बोलें या आर डैश बोलें, वो क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 जैसी, क्योंकि सीरीज में इफेक्टिव जो आता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसा आता है। तो क्या हो जाएगा, R प्लस RG हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो क्या कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। उसमें क्या था एमीटर में, इट इज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। और आइडियल के लिए हमको बोलना पड़ा था कि 0 रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि आर इफेक्टिव क्या मिला, आर जी में आर और बढ़ के मिला आगे, और कैपिटल आर जो लगाया वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया था, तो क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। एंड फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कॉयल शुड बी इनफाइनाइट, यानी इसके कॉयल के साथ में जो रेजिस्टेंस लगी हुई हो वो क्या हो, इनफाइनाइट वैल्यू की हो, ताकि इसकी सीरीज से होके अंदर में कोई करंट पास ही ना कर सकती। तो ठीक है, इस तरीके से आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके कन्वर्जन को मीटर में कैसे किया, फिर उसका कन्वर्जन वोल्ट मीटर में कैसे किया, आप इन सारी चीज़ों को थारोली बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि ये बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, और ताकि आप बेनिफिटेड रहें इन बातों से और ये कहीं आपका पोर्शन मिस ना हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सारे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि फर्दर जो हम न्यू इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें उस चीज़ के साथ आप जुड़े रह सकें। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।